हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? क्या हालचाल? आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सेम 2 का कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है बच्चों, क्लास 11 सेम 2 का कॉस्टिंग फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इस चैप्टर के ऊपर हमने एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं जिसमें हमने ऑलरेडी इसमें देखिए बीन कार्ड तक कवर कर दिए थे। तो आज पार्ट 2 में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टोर लेजर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर्स एंड जैसे डेफिशिएंसीज एंड सरप्लस ऑफ स्टॉक। ये 3 पार्ट हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम पहले स्टोर लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, स्टोर लेजर। आपने बीन कार्ड के बारे में समझ गए, आप लोगों को समझ में आया होगा बीन कार्ड के बारे में। बीन कार्ड जैसे है, स्टोर लेजर भी ऐसे ही थोड़ा बहुत काम करता है। जैसे कि स्टॉक कितना है, उसका बैलेंस क्या है, हर डेट में वो निकालते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा और भी कुछ हमको समझ में आता है। क्या? यहाँ पे वैल्यू भी रहता है। मतलब जैसे बीन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी मेंटेन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हर क्वांटिटी के साथ साथ उसका वैल्यू भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टोर लेजर है क्या वो समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। द सेपरेट लेजर केप्ट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द क्वांटिटी एंड स्टॉक। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, सेपरेट लेजर मेंटेन किया जाता है जिसमें क्या होता है, क्या क्या चीज रहता है, जिसमें रहता है आपका लेजर में क्या रहता है, कॉस्ट भी रहता है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये जनरली क्या होता है कि जो बीन कार्ड है वो स्टोर कीपर बनाते हैं, और जो लेजर है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट स्टोर लेजर बनाते हैं। ठीक है, एक सेपरेट लेजर बनाते हैं जिसमें क्या रहता है, रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्डिंग होता है उसमें? क्वांटिटी एंड स्टॉक ऑफ मटेरियल्स बाय ओपनिंग सेपरेट अकाउंट्स, अलग अलग से। ईच ऑफ मानी वैल्यूज, मतलब हर किसी का मानी वैल्यू जो है वो लिखा जाता है। ऑफ रिसिप्ट, इशू, स्टोर एंड स्टोर, मतलब रिसिप्ट, इशू एंड एक्चुअली ये होगा बैलेंस। रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, सॉरी, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस इसमें मेंटेन होता है। इसमें बैलेंस लिखा रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या लिखा रहता है, मानी वैल्यू लिखा रहता है। किसका? ईच एंड एवरी आइटम का अलग अलग से, जिसमें रिसिप्ट का भी कितना वैल्यू है, इशू का कितना वैल्यू है, एंड बैलेंस जितना पड़ा हुआ है क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू भी उसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए बीन कार्ड में क्या लिखा जाता है, सिर्फ क्वांटिटी, उसमें वैल्यू नहीं था। लेकिन स्टोर लेजर में डिफरेंस यही है कि स्टोर लेजर में वैल्यू भी लिखा रहता है। ठीक है, चलिए। दिस लेजर इज केप्ट इन द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। डेफिनेटली कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाते भी है और उनके पास ही वो रहते हैं। इज आइडेंटिकल विद द बीन कार्ड। देखिए बीन कार्ड से आइडेंटिकल क्या है, एक्सेप्ट दैट द रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, ये तीनों तो उसमें भी रहता है, सोन अलोंग विद देयर मानी। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें उसका मानी वैल्यू भी लिखा रहता है। उसमें सिर्फ क्या रहता है, उसमें सिर्फ क्वांटिटी लिखा रहता है बीन कार्ड में, और इसमें क्या होता है, मानी वैल्यू भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो स्टोर लेजर क्या है, शुरू से हम एक बार बता देते हैं। स्टोर लेजर स्टोर डिपार्टमेंट नहीं बनाते, स्टोर कीपर नहीं बनाते। कौन बनाते हैं? स्टोर लेजर बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट स्टोर लेजर बनाते हैं, और उसमें क्या लिखा रहता है, क्वांटिटी भी रहता है मटेरियल का, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, रिसिप्ट क्या है, और इशू क्या है, और बैलेंस क्या है, उसका क्वांटिटी के साथ साथ मानी, मतलब वैल्यू कितना उसका वैल्यूज भी है, मॉनिटरी वैल्यूज है, वो भी इसमें लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए, बीन कार्ड से यही डिफरेंस है, इसमें बीन कार्ड के साथ यही डिफरेंस है कि बीन कार्ड में वैल्यू, मानी वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन इसमें मानी वैल्यू भी रहता है। क्लियर? समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़े। अब देखिए किस तरह से देखने में होता है ये स्टोर लेजर। आपको करना पड़ेगा, आगे जाके हम स्टोर लेजर करेंगे, एक्चुअल में हम साम्स वगैरह सॉल्व करेंगे।
तो आप देख लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसमें ऊपर में तो ये मैक्सिमम मिनिमम लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी ये सब जैसे बीन कार्ड में लिखा था, बीन कार्ड में जैसे था यहाँ भी ऐसे ही है। मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, कोड, बीन नंबर क्या है, यूनिट और लोकेशन कहाँ रखा हुआ, ये सब इसमें भी है, उसमें भी था। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या, देखिए इसमें रिसीप्ट, इशू एंड बैलेंस लिखा हुआ है, जिसमें क्या है कि इसमें अब देखिए इसमें क्वांटिटी के साथ साथ देखिए रेट, अमाउंट, मतलब इसका वैल्यूज भी लिखा है। देखिए रिसीप्ट में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू में भी देखिए क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, एंड बैलेंस में भी देखिए आप क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, ये तीनों जगह आपका अमाउंट मतलब वैल्यू भी रहेगा। और रिमार्क्स में, रिमार्क्स जो होगा उसमें स्पेशल कुछ केसेस होगा तो उसमें रिमार्क्स में लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर समझ में आया, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब आप समझेंगे, क्या समझेंगे भाई, क्यों हम स्टोर लेजर बनाते हैं, स्टोर लेजर का क्या जरूरत है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है स्टोर लेजर का। कुछ ऑब्जेक्टिव है, जरूर है भाई, स्टोर लेजर का जरूर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखते हैं क्यों बनाते हैं हम लोग। हेल्प्स टू एसर्टेन बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम इसको देख के, जैसे बीन कार्ड में हमको क्या होता था, बीन कार्ड में देख के हम पता चलता था, हमको क्या पता चलता था कि भाई कितना क्वांटिटी हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना इशू हुआ है, ये सब समझ में आता था। लेकिन यहाँ पे क्या पता चलता आपको, साथ साथ में प्राइस भी पता चलता, वैल्यूज भी पता चलेगा कि भाई कितना वैल्यू भी है उसका, कि जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसका क्या वैल्यूज है, जितना इशू हुआ है उसका क्या वैल्यूज है, या जो आपके पास आया है उसका भी क्या वैल्यूज है। देखिए इन स्टोर लेजर क्वांटिटी एंड द प्राइस ऑफ रिसीव्ड, इशू एंड बैलेंस ऑफ मटेरियल आर रिटन, लिखा रहता है। तो so it is possible to know the quantity and price of material received, issue and lying in stock from this document। इस डॉक्यूमेंट से आपको तीनों चीज पता चल जाएगा, इशू, रिसीव, बैलेंस, तीनों क्वांटिटी, साथ साथ में क्या उसका वैल्यू कितना है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, एसर्टेनिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए एसर्टेनिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में जो पड़ा हुआ है, जैसे कोई भी मंथ एंड में या साल के एंड पे जब आप देखेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, जो अकाउंट क्लोजिंग हो रहा है उस समय क्या क्वांटिटी है वो तो आपको पता चलेगा ही, साथ साथ में क्या होगा जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका एक्चुअली मॉनेटरी वैल्यू कितना है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्टोर लेजर में जो बैलेंस जाएगा उसका क्वांटिटी के साथ साथ हम प्राइस भी लिखते हैं, तो वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स readily available from stores ledger as and when it's required। कभी भी आपको चाहिए कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है, साथ साथ में भाई उसका कितना वैल्यूज है देखना है, मेरे को मैनेजमेंट चाहता है कि देखना चाहते हैं कि कितना क्या क्या आइटम पड़ा हुआ है, कितना क्वांटिटी है ना, उसके साथ साथ उसका कितना वैल्यूज भी है, तो तुरंत उसको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा, इस डॉक्यूमेंट में देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आया समझ में। चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए आप अकाउंटिंग, जैसे हर साल में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, एंड पे जाके हर चीज का अकाउंटिंग होता है, हिसाब किताब होता है, विद कितना प्रॉफिट लॉस क्या क्या हुआ है, कैसे फ्लो हुआ, कैसे आया कैसे गया, ये सब हिसाब किताब करते हैं। तो इसमें देखिए ये चीज इसमें मिलता है, जैसे स्टोर लेजर इज मेनली एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो। इसमें क्या मिलता है आपको, अकाउंटिंग में क्या बेनिफिट होता है कि इसमें इनफ्लो, आउटफ्लो ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल मेंटेन बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब देखिए इसमें एक अकाउंटिंग होता है, किस चीज का अकाउंटिंग होता है, इसमें अकाउंटिंग होता है स्टोर में कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल मतलब इनफ्लो हुआ, कितना मटेरियल आपका आउटफ्लो हुआ मतलब प्रोडक्शन में कितना गया, या स्टॉक में कितना मटेरियल आपका पड़ा हुआ है, इसका फुल अकाउंटिंग आपको इसमें स्टोर लेजर में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया आपको, एप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ मटेरियल इशू प्राइस। अब देखिए एप्रोप्रिएट इशू ऑफ बेसिस ऑफ मटेरियल इशू प्राइसेस इन स्टोर लेजर, मटेरियल इशू प्राइस इज एसर्टेन साइंटिफिकली। एक्चुअली क्या होता है स्टोर लेजर में हम लोग जो मटेरियल जब इशू करते हैं
उसका जैसे क्वांटिटी भी लिखते हैं, साथ साथ में उसका जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज कैसे हम लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम उसको वैल्यूज लेंगे। क्योंकि आपको पता है हम मटेरियल जब खरीदते हैं एक साथ तो खरीदते हैं नहीं, हर मतलब 15 दिन या एक हफ्ते, जैसे जिसका जिस तरह का आइटम है इस तरह से वो स्टोर में हम स्टेप स्टेप में परचेज करते हैं, मतलब स्टोर में आते हैं, रिसीव होता है और उस हिसाब से हम लोग इशू करते हैं। हर टाइम जब हम परचेज करते हैं लगभग देखा जाता है कि हर टाइम प्राइस का डिफरेंस रहता है, प्राइस कम ज़्यादा ऐसे होते रहते हैं। जैसे मटेरियल हमें लॉट अलग अलग लॉट लाएंगे तो अलग अलग प्राइस हो सकता है उसका, किसी का प्राइस ज़्यादा है किसी का प्राइस कम होगा, ऐसे हो सकता है। तो अगर इस तरह से अगर होता है तो हम जब इशू करेंगे उसको वैल्यूएशन तो इक्वली वैल्यूज हम नहीं ले पाएंगे कि भाई 10 रुपया करके था, अगर 10 रुपया करके हर लॉट आते थे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 रुपया करके हर किसी का प्राइस है तो हम जितना भी इशू करें 10 रुपया करके एवरेज पकड़ के चलेंगे, 10 रुपया करके ही है। लेकिन यहाँ पे भाई प्रॉब्लम क्या है कि हर लॉट में अलग अलग वैल्यूज हो सकता है। तो जब हम इशू करेंगे उसका जो वैल्यूएशन करेंगे, इशू प्राइस कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अलग अलग मेथड है जो हम एक्चुअली यूज करते हैं। आप लोग भी जब साम्स करेंगे, हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या इशू क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका मतलब है लीफो, मतलब जो स्टॉक लास्ट में आया, जो रिसीव हुआ लास्ट में, उसी को पहले इशू कर देंगे, इसको बोला जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मेथड इज फॉलोड इन केस देयर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड, ठीक है। अगर अगर क्या होता है कि अगर प्राइस जो है मटेरियल जो हम ला रहे हैं, जो खरीद के ला रहे हैं, उसका प्राइस अगर कंटिन्यूअसली बढ़ता गया, बढ़ता चला, कल जिस प्राइस में खरीदे थे आज उससे ज्यादा हो गया, फिर कल खरीदेंगे तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा, इस टाइप का अगर सिस्टम चलता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, लीफो मेथड अप्लाई करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट लॉट को इशू करेंगे, जो मतलब लास्ट जो आया हुआ है उस लॉट को फास्ट में इशू कर देंगे, मतलब उसी का प्राइस हम लेंगे वैल्यूएशन में। और अदर और एक मेथड है जैसे कि फास्ट इन फास्ट आउट, जिसको बोला जाता है फीफो मेथड। फीफो मेथड कब फॉलो होता है, इज फॉलोड इन डिफ्लेशन प्राइस सिचुएशन, जब क्या होता है प्राइस रिड्यूस होता रहता है, मतलब जैसे 10 रुपये में खरीदा था 10 दिन पहले, उसके बाद 3 दिन पहले हम खरीदे, उसका प्राइस हो गया 9.50, फिर मानो कि आज खरीदे तो 9 रुपीज हो गया, तो मतलब प्राइस जब घटते जाएगा, रिड्यूस होता रहेगा, तब हम फीफो मेथड अप्लाई करेंगे वैल्यूएशन के लिए, प्राइस वैल्यूएशन के लिए। स्टोर जब इशू होता है, स्टोर का मटेरियल जब इशू होता है, इशू प्राइस हम लेंगे फीफो मेथड में, जो फास्ट में आया हुआ था उसी को फास्ट में इशू करेंगे, ठीक है। आया समझ में। ऐसे और भी मेथड्स है हम लोग यूज करते हैं, अभी फिलहाल आपको एग्जाम के दौर से आपको दिया गया है, हम जब साम्स करेंगे आपको दिखाएंगे, और 2-3 मेथड्स है जिससे हम जिस मेथड अप्लाई करके हम लोग मटेरियल इशू करके उसका वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, सोर्सेस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। अब देखिए क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है, इसके अलावा भी और कुछ इंफॉर्मेशन इसमें मिलता है, क्या मिलता है, अ फ्यू अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, रिटर्न ऑफ सरप्लस टू स्टोर्स एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी नोन फ्रॉम दी स्टोर लीडर। क्या बताया गया आपको, इसमें सिर्फ स्टोर का इशू रिसीव बैलेंस सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ अगर मटेरियल शॉर्टेज हुआ, मटेरियल शॉर्टेज का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके स्टॉक में जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें पड़ा हुआ है 10 किलो 10 केजी, लेकिन आप फिजिकली जाके उसको देखा कि वो भाई 8 केजी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है 2 केजी शॉर्टेज हो गया। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोल रहा है कि 10 केजी, लेकिन फिजिकली जो है वो है 8 किलोग्राम, तो मतलब क्या हुआ, 2 किलो शॉर्टेज हो गया भाई। अब शॉर्टेज क्यों होता है उसके बारे में भी हम आगे बताने वाले हैं, क्यों शॉर्टेज होता है, क्या कारण है उसका, उसके बारे में हम बताएंगे। चलिए फिर और क्या हो सकता है, क्या जान सकते हैं हम यहाँ पे, कि अगर ज्यादा मटेरियल इशू हो गया प्रोडक्शन फ्लोर में, तो प्रोडक्शन फ्लोर में उसको चाहिए नहीं, फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको रिटर्न करके स्टोर में दोबारा भेज देते हैं, मतलब रिटर्न कर देते हैं। तो अगर स्टोर से कुछ मतलब फ्लोर से, प्रोडक्शन फ्लोर से कुछ मटेरियल स्टोर में अगर रिटर्न भी आया, वो भी आपको इस स्टोर लेजर से समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आया समझ में, आप लोगों को समझ में आ रहा है या बोरिंग लग रहा है? भैया ये सब जो हम नोट्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये साथ साथ में आप लोग लिखते रहिए,
या स्क्रीनशॉट करके बाद में लिख दीजिएगा। ये पूरा नोट्स है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, यही नोट आपका काम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसको आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट करके रख के बाद में कॉपी कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, या वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है। क्या सिमिलरिटीज है ऑलरेडी आपको पता है, क्या सिमिलरिटीज है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्या सिमिलरिटीज है, वो आपको ऑलरेडी पता चल गया है। क्या सिमिलरिटीज है देखिए, एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज है। बोला गया है कि इन बोथ डॉक्यूमेंट्स movement of materials, it is that receipt, issue and balance of stock are recorded। भाई है, अब देखो बीन कार्ड में भी हम लोग मटेरियल जो रिसीव हो रहा है, जो इश्यू हो रहा है, जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसी को लिखते हैं। स्टोर लेजर में वही काम करते हैं, उसी को लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नंबर 2, बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर आर मेंटेन फॉर ईच आइटम ऑफ स्टोर। डेफिनेटली हर आइटम का, जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल लगता है, 2 4 8 10 15 टाइप का रॉ मटेरियल लग सकता है आपका प्रोडक्शन में, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग रॉ मटेरियल का अलग अलग बीन कार्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है, हर आइटम का अलग अलग कोड है, अलग अलग नाम है, अलग अलग बीन कार्ड मेंटेन किया जाता है। ऐसे ही अलग अलग स्टोर लेजर भी मेंटेन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, एंट्रीज are made in both the documents on the basis of same basic document। अब देखिए इसमें भी हम सेम बेसिक डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे रिसिप्ट के लिए गुड्स रिसीव्ड नोट, वो हम बीन कार्ड के लिए भी यूज करते हैं, स्टोर लेजर में भी यूज करते हैं। स्टोर रिक्विजिशन नोट, वो भी हम बीन कार्ड में यूज करते हैं, बीन कार्ड में स्टोर रिक्विजिशन के हिसाब से बीन कार्ड में कितना क्वांटिटी इशू हुआ वो लिखते हैं, और स्टोर लेजर में भी वही करते हैं भाई, उसी से ही तो देख के लिखते हैं कितना इशू हुआ है। नेक्स्ट होता है मटेरियल रिटर्न नोट। अगर कोई मटेरियल रिटर्न आ रहा है प्रोडक्शन फ्लोर से, तो वो मटेरियल रिटर्न नोट से हम बीन कार्ड में भी लिखते हैं और साथ साथ में स्टोर लेजर में भी लिखते हैं। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट हम आते हैं, वेरियस लेवल्स ऑफ स्टॉक फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट आर नोटेड इन बोथ द डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए बोथ द डॉक्यूमेंट्स में जो लेवल है आपको अभी दिखाते हैं, अब देखिए ये है हमारा, क्या है ये, स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी देखिए लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं बीन कार्ड में, अब देखिए बीन कार्ड में भी यही सब लिखा हुआ है। अब देखिए बीन कार्ड है, बीन कार्ड में है ना, ये देखिए मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, वही लेवल यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में सिमिलरिटीज क्या है। चलिए फिर आगे बढ़े। अब देखिए सिमिलरिटीज को आपको पता चल गया, सिमिलरिटीज एक्चुअल में क्या क्या है बीन कार्ड और स्टोर लेजर में। डिफरेंस क्या है, यहां हमने लिखा नहीं, हम बता देते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मेनली क्या है कि भाई स्टोर लेजर में वैल्यूज रहता है, जैसे इशू, रिसीप्ट एंड बैलेंस का वैल्यू रहता है, कितना रिसीव हुआ उसका मॉनिटरी वैल्यू रहता है, लेकिन रिसीव हुआ बैलेंस जो है और इशू है उसका मॉनिटरी वैल्यू रहता है स्टोर लेजर में, लेकिन बीन कार्ड में वो नहीं रहता, कि वैल्यू नहीं रहता, सिर्फ कितना क्वांटिटी रिसीव, इशू या बैलेंस में है वो आपको समझ में आता है उसमें, बाकी सब सही है, लेकिन ये वैल्यू जो प्राइस है वो नहीं रहता है बीन कार्ड में। समझ में आया डिफरेंस। और क्या डिफरेंस है भाई, स्टोर लेजर बनाते हैं कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो बनाते हैं, लेकिन बीन कार्ड कौन मेंटेन करते हैं, स्टोर में स्टोर कीपर मेंटेन करते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए फिर आगे बढ़े। मजा आ रहा है पढ़ने में, चलिए देखते हैं। अगर मजा आ रहा है तो हमको समझ में आएगा, आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तब आपको हमको समझ में आएगा कि भाई वीडियो हमारा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा आप लोग शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, फिर हम भी मजा ले, नहीं तो हमको ही मजा नहीं आ रहा ना पढ़ाने में। आप लोग ये करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे,
और कुछ कमेंट्स भी दोगे, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करके रखोगे, तो हमको भी थोड़ा उत्साह मिलेगा भाई वीडियो बनाने में। चलिए फिर आगे बढ़े, चलते हैं। देखिए, जब हम देखेंगे ना स्टोर लेजर बनाएंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि भाई डेफिशिएंसीज होता है, डेफिशिएंसीज एंड सरप्लस ऑफ स्टॉक। कभी कभार आप देखेंगे जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना स्टॉक लिखा हुआ है फिजिकली उतना नहीं है, उससे कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। अगर कम है, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना है और फिजिकली उससे अगर कम है तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसीज, और अगर ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे सरप्लस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्यों ऐसे होता है। एक्चुअल स्टॉक ऑफ मटेरियल मे डिफर फ्रॉम द बैलेंस शोन बाय बीन कार्ड और स्टोर लेजर फॉर द फॉलोइंग अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉजेज। ये जो होता है ना, इसके लिए दो कॉजेज है, एक होता है अवॉइडेबल कॉजेज, अवॉइडेबल कॉजेज, एक अनअवॉइडेबल कॉजेज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या अवॉइडेबल कॉजेज है और क्या अनअवॉइडेबल कॉजेज है। यहां से आपका छोटा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं क्या अवॉइडेबल कॉजेज है। अवॉइडेबल कॉजेज के अंदर क्या होता है? अवॉइडेबल मतलब जिसको हम चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं उसको कि इतना लॉसेज जो है, जो शॉर्टेज वगैरह हो रहा है वो ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से उसका कंट्रोल किया जाए तो। देख लेते हैं क्या क्या केस में ऐसे होता है। चलिए एक होता है पिल्फरेज, लीकेज हो सकता है, लीकेज होके चलेगा। अगर लीकेज होता है, इस तरह का होता है, तो हमको देखना है भाई कंटेनर प्रॉपर तरीके से करे, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे कि लीकेज पिल्फरेज ना हो। नेक्स्ट होता है क्या, ब्रेकेज, टूट ना जाए, टूट फूट के कुछ चीज डैमेज हो जाते हैं, वो ना हो जाए। नेक्स्ट होता है एरर्स ऑफ पोस्टिंग। अब देखिए एरर्स ऑफ पोस्टिंग का मतलब जब हम लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसमें ज्यादा लिख दिए। अब मानो इशू हो रहा है, मान लीजिए 5 किलोग्राम इशू हो रहा है, हम गलती से 4 किलोग्राम लिख दिए। या जब रिसीव हो रहा है 10 किलो तो हम वहां पे जाके 12 किलो लिख दिए। इस तरह का अगर गलती हम करेंगे तो भाई फिजिकल के साथ तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मिलेंगे, है ना, नहीं मिलेगा, मैच नहीं करेगा। तो इस केस में क्या है, आपको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होना है, आपको तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना है, जहां गलती हो इस तरह से। नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल। अब देखिए मटेरियल को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से अगर एक एक लॉट को हम अलग अलग से सारी मतलब सेपरेट करके नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, ये किसी के ऊपर किसी को डाल दिए, है ना, चिपका दिए इसके एक के ऊपर एक, तो पता चला जो ऊपर में रखा वो तो सही रहा, नीचे वाले जो गुड्स है वो डैमेज हो सकता है, या कहीं ऐसे गुम गए, उसको मिला ही नहीं। जब इशू करने गए कि तो वो लॉट दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत सारे मटेरियल एक साथ लगा हुआ है, वो नीचे पड़ गया तो उसको दिखाई नहीं दिया, आपको पता चला कि वो तो है ही नहीं, तो फिर आप जब स्टॉक लेंगे तो बैलेंस मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट होता है रॉन्ग और ओवर, रॉन्ग ओवर अंडर इशू। आप देखिए जब इशू कर रहा है फिजिकली आप जितना क्वांटिटी दे रहा है उससे अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लिख दिए, मतलब आप इशू कर रहे हैं 5 किलो, आप लिख दिए 6 किलो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक तो घट जाएगा लेकिन फिजिकली स्टॉक ज्यादा रहेगा। इसका मतलब है स्टॉक फिर आपको सरप्लस दिखाएगा। उल्टा भी हो सकता है, अगर आपने इशू किया 10 किलो और लिखा 9 किलो, तो इसमें क्या होगा कि आपका फिजिकली जो स्टॉक है वो कम होगा और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये जो चीज आप देखिए, ये जो आपने बताया है अवॉइडेबल कॉजेज, आपको भी समझ में आ रहा है कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम केयरफुली काम करें, केयरफुली मेंटेन करें स्टोर को, तो हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉजेज है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, जो कि हम चाहते हुए भी उसको क्या नहीं कर सकते, चाहते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अनअवॉइडेबल कॉजेज। तो आप देखते हैं क्या क्या ऐसे है जो अनअवॉइडेबल कॉजेज क्या क्या है। चलिए देखें, चलिए अनअवॉइडेबल कॉजेज क्या क्या है। एक होता है, देखिए देखिए एक होता है अनअवॉइडेबल कॉजेज के अंदर अनअवॉइडेबल नॉर्मल कॉजेज, जैसे
अनअवॉइडेबल नॉर्मल कॉजेज के अंदर आता है लॉस बाय श्रिंकेज एंड इवेपोरेशन। अब देखिए कुछ ऐसे चीज होता है जो इवेपोरेट होता है। अब अगर आप उसको रख के कुछ दिन 10 दिन 15 दिन रख देंगे तो उसका जो वेट है इवेपोरेट हुआ तो कुछ थोड़ा बहुत वेट तो घट जाएगा। अगर वो इवेपोरेशन हुआ कुछ तो उसका वेट घट जाएगा। उसके कारण क्या होगा, आपका क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कम हो जाएगा। तो ऐसे अगर श्रिंकेज हो गया मतलब वो मुड़ गया, छोटा हो गया, ड्राई होके, तो फिर आपका वो क्वांटिटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है गेन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। अब देखिए कुछ ऐसे चीज होता है जिसको हम रखेंगे तो वो मॉइस्चर पकड़ लेते हैं। अगर वो मॉइस्चर पकड़ लिया तो उसका वेट बढ़ जाएगा, है ना। अगर वो चीज बाहर से मॉइस्चर को पकड़ लेगा तो उसका जितना वेट था उससे ज्यादा वेट हो जाएगा। तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना लिखा हुआ है वो फिजिकली उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, सरप्लस दिखाएगा आपको। लॉस अराइजिंग ड्यू टू इशू ऑफ मटेरियल इन स्मॉल लॉट्स और यूनिट। अब देखिए लॉट हम जब लाते हैं, जब परचेज करते हैं, एक साथ बहुत सारे मटेरियल खरीद के लाते हैं, एक साथ एक एक लॉट में लाते हैं। और जब इशू करते हैं हम, अगर छोटा छोटा क्वांटिटी हम इशू करेंगे, हर क्वांटिटी के साथ या तो ज्यादा या कम, मतलब वेट जब करके हम इशू करेंगे तब या तो ज्यादा चला जाएगा या तो कम जाएगा। अगर ज्यादा चला गया तो आपका क्या होगा, फिजिकल स्टॉक कम हो जाएगा और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा रहेगा। अगर कम कम करके गया तो उल्टा होगा, फिजिकली आपको ज्यादा दिखाएगा लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको कम दिखाएगा। ऐसे हो सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट होता है कि डिटोरिएशन ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण अगर कुछ चीज खराब हो गया, मतलब बहुत बारिश हो गया तो उसके कारण मटेरियल खराब हो गया, तो ऐसे अगर स्थिति होगा तो वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि नेचुरल जो कैलामिटीज है या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो नेचुरली है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये भी हमारे कंट्रोल के बस में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट होता है मटेरियल परचेज बाय वेट एंड इशूड बाय नंबर। आप देखिए कुछ मटेरियल जब परचेज करके लाए तो उसको वेट के हिसाब से लाए, लेकिन जब इशू कर रहा है उसका नंबर के हिसाब से इशू करते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि भाई नंबर के हिसाब से जब इशू कर रहा है, वेट का थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हुआ हर क्वांटिटी में, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो अगर वेट के हिसाब से हम स्टॉक लिखें तो वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग जो आइटम एक ही है, सेम है, समझ में आया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर उसका वेट का डिफरेंस हुआ तो वो उसके कारण क्या होगा, आपका फिजिकल स्टॉक मिसमैच हो जाएगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के स्टॉक के साथ। ठीक है बच्चों, ये था आपका अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉजेज। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। अच्छा, इसमें और एक चीज बता दें, जो बोला था हमने अनअवॉइडेबल कॉजेज, जो कि एक अनअवॉइडेबल नॉर्मल कॉजेज है और एक एबनॉर्मल कॉजेज है। एबनॉर्मल कॉजेज के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि कोई ड्राउट हो गया या आप मान लीजिए अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ आ गया, ऐसी स्थिति में अगर कुछ डैमेज हो जाता है वो भी हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। एक्सीडेंटल लॉस हुआ वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर। अब देखिए स्टोर को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तीन तरीके से हम स्टोर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक होता है, देखिए, एक होता है सेंट्रलाइज, एक होता है सेंट्रलाइज, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज एंड तीसरा होता है सेंट्रलाइज स्टोर्स विथ सब स्टोर्स। ठीक है, तीन मेथड है, हम तीन तरीके से स्टोर को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चले आगे बढ़े, एक एक करके देखते हैं किस तरह से स्टोर को हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ोगे जाओगे, आगे अगर कोई अगर स्टोर डिपार्टमेंट में गए, कहीं नौकरी के लिए गए, स्टोर डिपार्टमेंट में गए, तो ये सब चीज आपको ना, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप देख रहे हो, वो आपको फिजिकली यही चीज आपको दिखाई देगा, इस तरह से मेंटेन होता है, यही चीज का आपको समझ में तब आएगा, मजा आएगा, तब फिजिकली आप करोगे तो मजा आएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए, सेंट्रलाइज स्टोर्स। सेंट्रलाइज स्टोर्स क्या होता है? सेंट्रलाइज स्टोर्स का मतलब है स्टोर सिचुएटेड इन अ सेंट्रल प्लेस, मतलब स्टोर जो है वो एक सेंट्रल प्लेस में रहेगा। ठीक है,
स्टोर सिचुएटेड इन सेंट्रल प्लेस विथ ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए 3 4 5 डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से स्टोर जो होगा सेम डिस्टेंस में एक सेंट्रल पॉइंट में बना हुआ रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब देखिए ये सेंट्रल पॉइंट है जहां पे ये स्टोर बना हुआ है, और इस स्टोर से देखिए जो 4 ए बी सी डी जो डिपार्टमेंट है लगभग सेम डिस्टेंस में है, और ये सेंट्रल पॉइंट में ये स्टोर बना हुआ है। Where all materials and other components purchased and goods produced are kept is known as centralized stores। अब क्या होगा, हर डिपार्टमेंट के लिए जो चाहिए रॉ मटेरियल वो भी यहाँ रहेगा, और इस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेगा हर डिपार्टमेंट से, जैसे ए डिपार्टमेंट से, ए से, बी से या सी या डी से जो प्रोडक्शन होके जो फिनिश गुड्स बनेगा वो फिर आके कहाँ रहेगा, ये सेंट्रल स्टोर में आके रहेगा। अब जैसे जैसे देखिए यहाँ से मटेरियल जा रहा है यहाँ, और फिनिश गुड आ रहा है फिर स्टोर में, फिर दोबारा देखिए इस तरह से यहाँ पे मटेरियल रॉ मटेरियल यहाँ गया, और यहाँ से फिनिश गुड्स दोबारा स्टोर में आया। इस तरह से यहाँ से भी रॉ मटेरियल गया और फिनिश गुड्स यहाँ आया। इस तरह से सेंट्रल पॉइंट में स्टोर रहेगा जहां से हर डिपार्टमेंट का दूरी सेम रहेगा। तो एक जगह से बिल्कुल पूरा 4 5 जितने भी आपका डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो कंट्रोल में रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इसका कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले। एडवांटेज क्या है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं एडवांटेज क्या है। बेटर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज। अब देखिए बेटर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज ओवर स्टोर्स बिकॉज ऑल स्टोर्स आर केप्ट इन वन प्लेस। अब देखिए एक ही जगह स्टोर है भाई, कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा। हर तरह का जितना जितना मटेरियल चाहिए, जिस डिपार्टमेंट का चाहिए, एक ही जगह रखा हुआ है, तो वहां से क्या है प्रॉपर तरीके से उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। कौन सा मटेरियल कितना है नहीं है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, और जो प्रोडक्शन होकर फिनिश गुड्स आएगा वो भी एक ही स्टोर के अंदर ही रहेगा। अलग अलग डेफिनेटली फिनिश गुड्स के लिए अलग डिपार्टमेंट रहेगा, अलग पार्ट रहेगा, तो एक ही जगह रहेगा तो कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट होता है बेटर लेआउट ऑफ स्टोर्स इज पॉसिबल, क्योंकि एक ही देखिए एक जगह बैठ के डिस्टेंस चारों तरफ से डिस्टेंस बना हुआ है, तो वहां से मटेरियल तरीके से गया, फिनिश गुड्स आया, वो मेंटेन करना बहुत इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स इज मिनिमाइज। अब देखिए जितना स्टॉक है उसको एक जगह हम रखेंगे, जिसको जितना चाहिए धीरे धीरे करके हम देते रहेंगे, तो एक ही जगह रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मेंटेन करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए खर्चा कम पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग अगर हम स्टोर बना दे तो हर जगह के लिए अलग अलग मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगा, जो कि आपका वो कॉस्ट किसके साथ जुड़ जाएगा, मटेरियल के साथ ही जुड़ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए जितना कम इन्वेस्टमेंट हो वही अच्छा है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमी इन कॉस्ट। वही जो बोला आपको, जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगा, क्योंकि एक ही जगह सब रहेगा, तो फिर आपका कॉस्टिंग कम आएगा। क्योंकि क्यों इकोनॉमी कम होगा, इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट सच एज रिड्यूस्ड क्रिटिकल कॉस्ट, इकोनॉमी इन रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। अगर आप कॉस्ट को अलग अलग स्टोर को बना देंगे तो हर जगह अलग अलग स्टोर कीपर रखना पड़ेगा आपको, तो अलग अलग स्टोर कीपर रखेंगे तो फिर अलग अलग उसका मतलब डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा है, स्टोर कीपर को भी तनख्वाह देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा होगा। भाई एक ही जगह होगा तो एक ही स्टोर कीपर में काम हो जाएगा आपका। लेस botheration in inventory checks as well as the stores are located in one place। एक ही जगह अगर आपका स्टोर है तो एक ही जगह आपको स्टॉक लेना है। अगर मान के एंड में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, या कोई भी दिन में जाके देखे कितना कितना स्टॉक कोई आइटम का पड़ा हुआ है, वो आपको चेक करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग स्टोर होगा तो अलग अलग स्टोर में जाओ, चेक करो, सबका इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, फिर पता चलेगा टोटल कितना है। तो ये झंझट आपका दूर है, एक ही जगह से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, जैसे एडवांटेज है ऐसे भाई डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? नंबर 1, दिस सिस्टम ऑफ स्टोरिंग स्टोर्स increases transportation cost because one central store may not be near to every department of the factory। अब देखिए फैक्ट्री में बहुत बड़ा एरिया लेके अगर होता है तो
अलग अलग जो डिपार्टमेंट है जहाँ अलग अलग मटेरियल प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस जगह से स्टोर का जो डिस्टेंस है कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर स्टोर का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फिर यहाँ से मटेरियल लेके उस जगह पे पहुँचाना, अगर डिस्टेंस में रहेगा तो डिपार्टमेंट, तो वहाँ पहुँचाना मटेरियल, फिर वहाँ से फिनिश गुड्स जो बनेगा उसको लेके फिर लौटा के लाना, स्टोर में लाना, ये कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। उससे बेहतर कि अगर स्टोर के मतलब जो डिपार्टमेंट उसके पास में बगल में अगर वो स्टोर डिपार्टमेंट बना दिया जाए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका कम पड़ेगा। नेक्स्ट होता है डिले एंड इनकन्वीनियंस मे बी कॉज टू डिपार्टमेंट्स इन ड्रॉइंग मटेरियल्स फ्रॉम द सेंट्रल स्टोर। अब क्या होता है कि भाई सेंट्रल स्टोर्स में मटेरियल रखा हो, वहाँ से मटेरियल लेके जो डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें ले जाना बहुत तरह का झंझट भी रहता है, तो इसमें डिले हो जाता है। मटेरियल लेके वहाँ पहुँचाना फिर प्रोडक्शन चालू करना, उसमें डिले होने का चांसेस रहता है। उसमें क्या होगा, जैसे सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल स्टोर, सेंट्रल स्टोर बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो वहाँ से मटेरियल जाएगा, फिर प्रोडक्शन शुरू होगा, ऐसा का शॉर्टेज हो गया तो प्रॉब्लम आया तो क्या होगा, उसमें प्रोडक्शन में डिले हो जाएगा। नेक्स्ट होता है ग्रेटर रिस्क ऑफ लॉस इन केस ऑफ फायर। अगर एक ही जगह है स्टोर, पूरा मटेरियल रखा हुआ है, अगर स्टोर में आग लग गया तो एक ही साथ सब कुछ जल जाएगा, है ना। अगर अलग अलग स्टोर होता तो यहाँ थोड़ा बहुत रहता, जल गया तो ठीक है भाई, दूसरे स्टोर में मटेरियल है, लेकिन एक ही जगह रहेगा तो बिल्कुल पूरा एक साथ जल जाएगा, तो ग्रेटर लॉस हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रह जाता है। नेक्स्ट होता है ब्रेकडाउन इन ट्रांसपोर्ट में स्टॉप प्रोडक्शन इन डिपार्टमेंट। अगर आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, ब्रेकडाउन हुआ, तो मटेरियल आपके पास पहुंचेगा ही नहीं डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। और भी हो सकता है कि एक जगह हर तरह का मटेरियल रखा गया तो फिर वहां पे कंफ्यूजिंग भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए अब देखिए डिसेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम। अब तो सेंट्रलाइज आपने देखा, अब देखिए डिसेंट्रलाइज क्या होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब स्टोरिंग मटेरियल्स अदर कंपोनेंट्स एंड फिनिश गुड्स नॉट इन अ सेंट्रल प्लेस बट इन डिफरेंट प्लेस नियर टू द डिपार्टमेंट यूजिंग सच मटेरियल और प्रोड्यूसिंग सच फिनिश गुड्स और विद इन द डिपार्टमेंट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज डिसेंट्रलाइज स्टोरिंग सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है कि भाई हर जगह जहां पे डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसी के आसपास में बिल्कुल नियर बगल में या उसी के अंदर ही कोई एक प्लेस में क्या किया जाता है, इस तरह से आप देखिए फोटो देखिए, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे डिपार्टमेंट ए के लिए स्टोर यहाँ बना दिया गया, स्टोर डिपार्टमेंट बी के लिए उसी के नजदीक में एक स्टोर, सी के लिए भी स्टोर अलग, डी के लिए भी स्टोर अलग। मतलब हर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जगह पे उसके नजदीक पे एक स्टोर बनाया गया है, जहां पे मटेरियल के जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी स्टोर से जाएगा और जो फिनिश गुड्स बनेगा वो भी उसी स्टोर में रहेगा। इसमें क्या होगा, कोई डिले होने का चांसेस नहीं रहेगा, जब भी मटेरियल चाहिए तुरंत उसको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए डिसेंट्रलाइज स्टोर्स और स्टोर्स लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस आर ऑल्सो कॉल्ड द, क्या बोला जाता है इसको, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी बोला जाता है। मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्टोर्स है, इसलिए इसको बोला जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कैटर स्टोर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब भी मटेरियल चाहिए भाई तुरंत उसको मिल जाएगा, है ना। कोई भी झंझट नहीं है, फिनिश गुड्स भी आया और तुरंत पहुंच गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन का झंझट इसमें नहीं रहेगा। चलिए तो देख लेते हैं क्या एडवांटेज वगैरह है। नंबर 1, लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपको जो बताया था मटेरियल इशू करने के लिए या फिनिश गुड्स को फिर स्टोर में लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग रहा था, यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम में वो यहाँ नहीं लगेगा, कम लगेगा, मतलब लगेगा ही नहीं या कम लगेगा, बहुत ही कम। डिपार्टमेंट्स यूजिंग मटेरियल कैन गेट वेरी क्विकली सप्लाई एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसे रिक्वायरमेंट हुआ, अगर ऐसे ही मटेरियल का रिक्वेजिशन दिया और तुरंत मटेरियल उसको मिल गया। लेकिन अगर ये आपका सेंट्रलाइज होता तो स्टोर्स बहुत दूर में होता, तो पहले से प्लान करके आपको गाड़ी भेजो, मटेरियल उठा के लाओ, फिर आपके पास पहुंचता, है ना, देर हो जाता। नेक्स्ट होता है द डिपेंडेंस ऑन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सिग्निफिकेंटली कम्स डाउन। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन को भी डिपेंड आपको करना नहीं होता है, इसमें बहुत ही कम है, क्योंकि आपके नजदीक में ही आपका जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, उसी के नजदीक में स्टोर डिपार्टमेंट है, तुरंत वहां से आपको मटेरियल मिल जाएगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होता है,
डिसेंट्रलाइज स्टोरिंग रिड्यूस टोटल डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल स्टोर। अब क्या है इसमें, डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, इसमें एक ही स्टोर आपके बगल में रखा हुआ है, बिल्कुल डिपार्टमेंट के बगल में रखा हुआ है, आप उसी के ऊपर डिपेंड रहे, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट डिपेंड आपको रहना पड़ेगा, क्या जो आपके नजदीक में स्टोर्स है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, डिपेंड रहोगे आप। आपको क्या सेंट्रलाइज में क्या होता था कि सेंट्रलाइज सिस्टम में एक ही स्टोर के ऊपर हर डिपार्टमेंट को डिपेंड करना पड़ता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज स्टोरिंग रिड्यूस टोटल डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल स्टोर। एक ही स्टोर के ऊपर जो टोटल डिपेंडेंस था सेंट्रलाइज सिस्टम में, वो यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके नजदीक में अपना डिपार्टमेंट है, अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट हुआ वो दूसरे डिपार्टमेंट के नजदीक में भी जो स्टोर है उससे भी मटेरियल अगर चाहे तो वो ला सकते हैं ट्रांसफर करके, है ना। तो इसमें एक ही स्टोर के ऊपर डिपेंड उसको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े। अब देखिए एडवांटेज जैसे है डिसएडवांटेज भी रहेगा, है क्या डिसएडवांटेज देख लेते हैं। देखिए, इट इज टू कॉस्टली टू सेट अप स्टोर्स फॉर ईच टाइप ऑफ मटेरियल्स और फॉर ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली। आप देखिए हर तरह का मटेरियल के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए अगर अलग अलग हम 4 स्टोर बना दे, आपको समझ में आ रहा है ना, कॉस्टिंग तो ज्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट के लिए तो उनके लिए तो फायदा हो रहा है ठीक ही, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाएगा मैनेजमेंट के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा ये। नेक्स्ट होता है दिस सिस्टम कॉजेज ओवर स्टॉकिंग एंड एक्सेस वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज। हाँ, अलग अलग अगर डिपार्टमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट में अलग अलग करके स्टॉक रखेंगे, ज्यादा स्टॉक हो जाएगा, उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल आपका इन्वेस्ट होकर स्टोर में रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है द कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग फॉर प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ डिफरेंट स्टोर्स लोकेटेड इन स्कैटर्ड मैनर इज टू हाई। आप देखिए जो स्टोर अलग अलग स्टोर बना हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा, है ना, वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लग जाएगा उसमें। नेक्स्ट होता है इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एंश्योर ओवरऑल कंट्रोल ऑन इन्वेंट्री ड्यू टू स्कैटर लोकेशन ऑफ द स्टोर्स। अब देखिए एक ही जगह अगर आपका इन्वेंट्री रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो आपका कंट्रोल रहता है, जितना प्रॉपर कंट्रोल रह सकते हैं, 3-4 जगह आपका अगर वो स्टोर रहे तो वो कंट्रोल बहुत कम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट होता है द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज स्टोर्स बिकम्स मच हायर इन कंपैरिजन टू सेंट्रलाइज। तो है ही, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी ज्यादा पड़ जाए, हर स्टोर के लिए अलग अलग एम्प्लॉइज रिक्रूट करना पड़ेगा, अलग अलग प्लेस रखना पड़ेगा, वो सब के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होगा भाई। तो इसलिए एक ही जगह होगा तो वो फायदा है कि भाई एक साथ सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या है कि इसमें प्रॉब्लम यही है कि भाई अलग अलग होगा तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा पड़ेगा। मतलब अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हम जाए, इसका मेन जो डिसएडवांटेजेस है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हर किसी का कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब आपको पता चल गया है। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करने के लिए बोले आपको, तो आप खुद ही इसका डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि भाई क्या 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 डिफरेंस है इसमें, एक के साथ एक दूसरे का क्या डिफरेंस है। थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर देते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखिए सेंट्रलाइज सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज स्टोर का डिफरेंस क्या है। नंबर 1, दिस सिस्टम ऑफ स्टोर्स इंक्रीजेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। डेफिनेटली सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगा, और जो डिसेंट्रलाइज्ड है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका कम पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज कॉस्ट होगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा। ने आप इसको जरूर कॉपी कर लीजिएगा, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। ये जो नोट्स लेके आपको आप समझा रहे हैं हम, ये नोट इंपॉर्टेंस है, आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके बाद में लिख लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके भी लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिले इन ड्रॉइंग मटेरियल फ्रॉम द सेंट्रल स्टोर। सेंट्रल स्टोर से मटेरियल लाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वेयर एज डिपार्टमेंट के साथ साथ अगर स्टोर रहेगा, मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जैसे होता है, तो जल्दी उसको मटेरियल मिल जाएगा, क्विक मिल जाएगा उसको मटेरियल। ग्रेटर रिस्क ऑफ लॉस इन केस ऑफ फायर। आग लग गया तो पूरा मटेरियल एक साथ जल जाएगा, बहुत ज्यादा रिस्क है। उस हिसाब से ये थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क रहेगा, क्योंकि 4 जगह डिपार्टमेंट है, एक साथ मटेरियल पूरा तो नहीं जलेगा ना भाई, पार्टली एक जगह जल गया।
एक साथ ऐसे चारों जगह जला दिया, जल गया, मतलब उसमें तो जला दिया गया, जल नहीं गया, ऐसे तो होता नहीं है। तो कोई एक जगह अचानक किसी से भी आग लग गया, जल गया, जो भी है, तो बाकी 3 जगह तो बच जाएगा ना भाई, नहीं तो एक ही जगह सब कुछ रहेगा, सब एक साथ जल जाएगा, है ना। चलिए, ब्रेक डाउन इन ट्रांसपोर्टेशन मे बी स्टॉप प्रोडक्शन इन डिपेंड। अब देखिए, अगर अचानक आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया तो आपका प्रोडक्शन बिल्कुल ही 4-5 जितना डिपार्टमेंट है सबका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे चांसेस कम है या नहीं है, क्योंकि ये तो बगल में ही उसका स्टोर है, वहां से वो मटेरियल ऐसे ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है इकोनॉमी इन कॉस्ट। अब इसमें कॉस्ट कम पड़ेगा, ये बात सही है कि अगर सेंट्रलाइज सिस्टम रखेंगे तो आपका कॉस्ट कम पड़ेगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज रहेगा तो आपका कॉस्ट हायर होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज मिनिमाइज। जो स्टॉक के ऊपर जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो मिनिमम होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जगह पे हम स्टॉक करेंगे, फिर हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा स्टॉक के लिए क्या होगा कि भाई आपका जो वर्किंग कैपिटल वो बिल्कुल उसमें स्टोर होकर रह जाएगा, मतलब वर्किंग कैपिटल आपका वहां पे ब्लॉक हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल का भी आपको जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट होता है बेटर लेआउट ऑफ स्टोर्स इज पॉसिबल। आप अगर एक जगह पे है, आप प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों को काम पे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग जगह पे आप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट अप प्रॉपर लेआउट ऑफ द स्टोर। स्टोर्स का जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा उसमें भी। ठीक है ना, तो ये है आपका डिफरेंस। ठीक है, चलिए, समझ में आया? जरूर आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर ये नहीं करेंगे तो हम कैसे वीडियो बनाएं? हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए ना। तो हमारे लिए मोटिवेशन आप लोग है। आप लोग अगर वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, तो हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।